अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, एक तो काफ़ी गैप आ गया था इस दौरान, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सका। उसकी वजूहात थी कि मैं वेकेशन पे था, छुट्टी पे था, और मैं यहाँ पे अपने स्टेशन के ऊपर मौजूद नहीं था। दूसरी बात जो है, मैंने सिविल 3D किसी हद तक कंप्लीट कर दी थी, तकरीबन मुकम्मल ही हो गई हुई है। अब मैं जो है रेबट आर्किटेक्चर का कोर्स जो है उसे शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि मैं ये बताऊँ कि BIM क्या है और BIM की क्यों ज़रूरत पड़ी, और BIM का ट्रेडिशनल मेथड से क्या डिफरेंस है, और इसको किस तरह से कैरी आउट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बीम इज अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एंड फंक्शनल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, अब देखें, बीम को ना दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है ऑटोडेस्क ने। एक फॉर बिल्डिंग है, एक है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्डिंग में डिफरेंट टूल इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल होती हैं। बिल्डिंग के अंदर आपका रेबट आर्किटेक्चर आ गया, रेबट MEP आ गया, रेबट स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, नेविस वर्क आ गया कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक है, और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे चले जाएं तो उस साइड पे आपके पास सिविल 3D होता है, इंफ्रावर्क्स होता है, ठीक है, और नेविस वर्क होता है क्लैश डिटेक्शन या कोऑर्डिनेशन के लिए। तो दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं, और जो है डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियर्स हैं, वो दोनों साइडों पे काम कर रहे होती हैं। मैं बाद में जाके आपको बताऊंगा भी कौन कौन से इंजीनियर जो है इसके साथ वाबस्ता होने चाहिए, या इस टेक्नोलॉजी के साथ या इस प्रोसेस के साथ किन इंजीनियर्स को काम करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम जो है इंट्रोडक्शन दे लेते हैं। बीम इज ए डिजिटल रिप्रेजेंटेशन, यानी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि जो आपका BIM है ये पूरा एक लाइफ साइकिल होता है, और इसकी हर स्टेज, हर लम्हा, हर चीज़ जो है लाइव तौर पे, यानी लाइव दूसरों के साथ शेयर की जाती हो की जा रही होती है। जैसे आपकी इंटीग्रेशन हो रही होती है, कोलैबोरेशन हो रही होती है, कोऑर्डिनेशन हो रही होती है। ठीक है, तो सारी चीज़ें एट द सेम टाइम ये शेयर की जाती हैं। ठीक है, और हर चीज़ का आपको पता लग रहा होता है, और क्योंकि प्रोसेस सारा डिजिटल है तो इसलिए हम इसको डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल मतलब कि जो भी आप बिल्डिंग जाके बनाना चाहेंगे, जो भी बिल्डिंग आपकी बनेगी वो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। और उसकी जो फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे उसका डाटाबेस हो गया, उसकी कोऑर्डिनेशन हो गया, उसका डिज़ाइन फेस हो गया, उससे बहुत सारे फेसेस होती हैं। ठीक है, वो सारे उसके अंदर शामिल होते हैं। इट इज़ ए मेथड ऑफ डिज़ाइनिंग, ये एक मेथड है जो डिज़ाइनिंग का, कंस्ट्रक्टिंग का एंड मैनेजिंग बिल्डिंग यूजिंग 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। और फिर क्योंकि जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं या कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो जो है, या फिर बिल्डिंग को मैनेज कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें 3D मॉडलिंग की ज़रूरत पड़ती है। 3D मॉडलिंग के जो सॉफ्टवेयर हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, ताकि उनके ज़रिए से हम इसको डिज़ाइन कर सकें। एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, वो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप 3D मैक्स में काम कर रहे हैं या ऑटोकैड में काम कर रहे हैं, और कोई भी आप 3D मॉडल बना रहे हैं, तो वो बीम मॉडल नहीं होता। बीम मॉडल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद हो। ठीक है, इंफॉर्मेशन का मतलब कि डाटाबेस पूरा उसके अंदर मौजूद हो। जो भी एलिमेंट आपने अटैच किया, जो भी एलिमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन जो है, जिसे हम नॉन ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन कहती हैं, वो उसके साथ अटैच हो। जैसे BIM का लफ्ज़ है ना, तो बी में BIM बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडल में जो आई आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको अगर देखा जाए तो ये इंफॉर्मेशन को लेके चल रहा होता है, सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ रही होती हैं। तो इसलिए इंफॉर्मेशन किसी भी बीम मॉडल के अंदर होनी, तो इसलिए जो है किसी भी मॉडल के अंदर इंफॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी मॉडल इंफॉर्मेशन के बगैर है तो वो हम ये कह सकते हैं कि वो कंप्लीट एक बीम मॉडल नहीं है। तो ये तो होगी आपकी जो है आपका तारफ़ हो गया, या आपकी डेफिनेशन होगी, यानी बीम होता क्या है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं।
अच्छा, आगे हम देखेंगे कि हम बेसिकली की कंपोनेंट्स ऑफ बीम क्या होती हैं, यानी बीम के लिए कौन से कंपोनेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत के बगैर जो है बीम अकम्प्लिश नहीं होता। ठीक है, जैसे पहला है 3D मॉडलिंग। 3D मॉडलिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिल्डिंग इंक्लूडिंग ज्योमेट्री, स्पेशल रिलेशनशिप्स एंड कंपोनेंट्स। ठीक है, इसके अंदर जो है आपकी ज्योमेट्री आ जाती है, स्पेशल रिलेशनशिप आ जाती है, यानी ज्योमेट्री के साथ क्या क्या आपकी रिलेशनशिप क्या है, डेटाबेस की क्या रिलेशनशिप है, और उसके बाद दूसरे जो कंपोनेंट उनके साथ क्या इसकी रिलेशन है। दूसरा पॉइंट देखें तो डाटा इंटीग्रेशन। डाटा इंटीग्रेशन कैसे हो रही होती है, यानी डाटे को इंटीग्रेट कैसे कर रहे होते हैं। एक बात बहुत ज़रूरी है यहाँ पे बतानी कि देखें, कोई भी बिल्डिंग का अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बसता होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कोई भी बिल्डिंग हो उसके साथ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ना हो, क्योंकि बिल्डिंग के लिए आपकी जो यूटिलिटीज़ आ रही हैं, जो आपकी बिजली आ रही है, जो आपकी गैस आ रही है, जो आपकी सेंट्री लाइंस आ रही हैं, वो बाहर से आ रही हैं, और जो बाहर वाला हिस्सा है उसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो किसी भी बिल्डिंग को काम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोसेस होता है वह बहुत ज़रूरी होता है, और उसके साथ मिलके जो है कोई बिल्डिंग कंप्लीट होती है। तो इसलिए फिर हम इंटीग्रेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। इंटीग्रेशन मतलब कि अगर आपने सिविल 3D के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया या इंफ्रावर्क्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया, तो किस तरह से आप रेविट के अंदर लेके जाएंगे, और अपने रेविट में काम किया तो रेविट में सिविल 3D के अंदर किस तरह से उसको लेके जाएंगे। फिर तीसरा प्रोसेस होता है कोलैबोरेशन का। कोलैबोरेशन में रियल टाइम शेयरिंग एंड कोऑर्डिनेशन अमंग स्टेक होल्डर्स, यानी आप रियल मॉडल को शेयर कर रहे हो। ठीक है, शेयर कर रही होती हैं बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ। स्टेक होल्डर में कंसल्टेंट ही नहीं होता, स्टेक होल्डर में ओनर्स ही नहीं होते, स्टेक होल्डर में क्लाइंट्स ही नहीं होते, स्टेक होल्डर में इंजीनियर्स ही नहीं होते। सारे कंपोनेंट जितने भी डिसिप्लिन के लोग काम कर रहे होते हैं, वो बस्ता होती हैं, वो सब जो है स्टेक होल्डर कहलाती हैं। आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया, आपका सिविल इंजीनियर हो गया, आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर हो गया, आपका MEP इंजीनियर होगा, आपका क्लाइंट हो गया, आपका जो है कंसल्टेंट, ये सारे स्टेक होल्डर हैं। तो आप दी सेम टाइम रियल टाइम में आप जो है लाइव जो है मॉडल को शेयर कर रहे होते हैं सबके साथ, ताकि आपकी प्रोसेस को या आपके तरीकाकार को जांचा जा सके, देखा जा सके। चार है सिमुलेशन। फिर एनालिसिस की भी ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो एनर्जी एफिशिएंसी है उनको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी को भी चेक किया जा सके। फिर उसके बाद पांचवें है लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। फिर ट्रैकिंग, मेंटेनेंस, ऑपरेशन एंड इनोवेशन। बस यही नहीं है कि आपने जो है डिज़ाइन किया और बिल्डिंग बना दी, बल्कि बीम में एक कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है, जिसमें आप पूरा कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन से लेके, ठीक है, मेंटेनेंस तक या ऑपरेशन तक उस हर चीज़ को वॉच कर रहे होते हैं। तो इसलिए लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है, ट्रैकिंग, मेंटेनेंस, ऑपरेशन एंड इनोवेशन, ये भी एक कंपोनेंट है बीम का। तो ये तो होगी जो है कंपोनेंट, बीम पे क्या कंपोनेंट होती हैं, किन के साथ बीम को चलना है। अब आगे देखें तो आपके बीम के बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, जिसमें आपकी इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी आपकी ज़ाहिर है, जब आप कंप्यूटर से काम कर रहे होंगे तो एक काम जो आप हाथ से करती हैं और एक काम जो आप कंप्यूटर से करती हैं, और फिर वो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन हो तो वो तो बहुत बेहतर होगी, बहुत अच्छी होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा इन्हांस कोलैबोरेशन, यानी आप फिर जो है रियल टाइम में जो है कोलैबोरेशन भी कर रहे होती हैं। ठीक है, आप चीज़ें शेयर भी कर रहे होती हैं एक दूसरे के साथ, जो है चीज़ों को देख भी रही होती हैं। ठीक है, ताकि आपको पता लगे आपकी प्रोग्रेस क्या है, आपका काम जो है सही से मतलब चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। उसके बाद तीसरा है इंक्रीज एफिशिएंसी। ज़ाहिर है इन तमाम चीज़ों को अगर आप मेजर करते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। और याद रखें, बीम के साथ अगर जब भी आप काम कर रहे हो तो 30% आपकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है आपके ट्रेडिशनल मेथड से या कैड के प्रोसेस से। उसके बाद अगर चौथा नंबर पे चले जाएं तो बेटर कॉस्ट एस्टिमेशन। फिर ज़ाहिर है, अब मैंने जैसे बताया कि BIM जो है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग जो है उसमें आई बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई जो है आपकी इंफॉर्मेशन को जो है टच कर रहा होता है, तो लिहाजा कॉस्ट एस्टिमेशन आपकी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपके पास सारी मौजूद होती है। फिर सस्टेनेबल डिज़ाइन यानी एनर्जी एनालिसिस वगैरह, उसके लिए बहुत आसानी आपको हो जाती है, वो आप कर सकती हैं। रिड्यूस कंस्ट्रक्शन टाइम एंड कॉस्ट। फिर ज़ाहिर है जब आप ये सारी चीज़ें स्मूथ तरीके से एक ऑर्गेनाइज तरीके से लेके चलेंगे तो आपका टाइम एंड कॉस्ट भी रिड्यूस
रिड्यूस हो जाएगा। फिर सातवां नंबर इम्प्रूव कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी क्योंकि आप सारे स्टेक होल्डर के साथ जो है आपका डाटा जो है वो शेयर किया जा रहा होता है। फिर आठवें नंबर पे इन्हांस डाटा मैनेजमेंट, ठीक है, फिर आपका डाटा मैनेजमेंट है वो भी इन्हांस हो जाएगा, वो भी बेहतर हो जाएगा। और आपकी जो एरर्स हैं, 9 नंबर पे है एरर, और आपकी एरर जो है वो भी कम हो जाएगी। और इस तरह से क्या होता है कि क्लाइंट की जो सेटिस्फेक्शन होती है वो बेहतर हो जाती है, और उसको जो चीज़ मिल रही होती है वो बहुत अच्छी शेप में मिल रही होती है, और उसको जितने भी प्रोसेस आपने किए होते हैं बीम के अंदर वो सारे इतने स्मूथ चल रहे होते हैं तो उसकी आउटपुट बहुत अच्छी होती है। अब ज़ाहिर है जब आप किसी भी बीम प्रोसेस को कैरी ऑन करती हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आपको ये भी देखना होता है कि कितनी स्टेजेस इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और इन स्टेजेस में आपकी लेवल ऑफ डेवलपमेंट या लेवल ऑफ डिटेल्स क्या होंगी। तो जो बीम है वो उनको बेसिकली LOD 100 कहता है, फिर LOD 200 कहता है, फिर LOD 300 कहता है, फिर LOD 400 कहता है, फिर LOD 500 कहता है। LOD 100 में आपने कंसेप्शनल डिज़ाइन आ जाता है, जैसे ओवरऑल बिल्डिंग शेप आ जाती है, जैसे आपने एक चौखटा सा सिर्फ लगाया हुआ है, ठीक है, एक लाइन दिखाई हुई है, ओवरऑल बिल्डिंग की शेप कैसी होगी। फिर LOD 200 को देखें तो स्कीमेटिक डिज़ाइन आ जाता है, ठीक है, बेसिक सिस्टम आ जाते हैं, लेआउट्स आ जाती हैं, वो आप दिखा रहे होती हैं। फिर LOD 300 को देखें तो डिटेल डिज़ाइन आ जाता है, कंपोनेंट मटेरियल और सिस्टम्स आ जाते हैं आपके अंदर, उसके अंदर। फिर 400 के देखें तो फिर उसके अंदर फैब्रिकेशन लेवल डिटेल्स आ जाती हैं, फिर साइज मेजरमेंट आ जाती हैं। और LOD 500 को देखें तो ऑपरेशनल लेवल डिटेल्स, मेंटेनेंस, रिपेयर, ये सारी चीज़ें जो है आ, ठीक है, तो ये इसलिए होती हैं ताकि आपकी जो प्रोसेस है जो बीम का या किसी भी मॉडल के लिए जो मॉडल बनाया जा रहा है बीम के अंदर, उसकी जो डिटेल है उसको मेजर किया जा सके, उसको देखा जा सके कि किस स्टेज पे कितने डिटेल जो है हर एलिमेंट की या पूरे मॉडल की प्रोवाइड की जा रही हैं। उसके बाद बीम के प्रोसेस को अगर हम समझना चाहें तो सबसे पहले उसके अंदर डिज़ाइन आता है, ठीक है, जिसमें क्रिएटिंग द डिजिटल मॉडल, आप सबसे पहले डिजिटल मॉडल को तैयार करती हैं। फिर दूसरा नंबर कंस्ट्रक्शन आ जाती है, यूजिंग बीम फॉर कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन प्लानिंग आ जाती है, उसकी एग्जीक्यूशन होनी शुरू रहती है। तीसरे पे ऑपरेशन आ जाता है, हैंड ओवर टू फैसिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है, फैसिलिटी मैनेजर्स को आप हैंड ओवर कर देते हैं ताकि ऑपरेशन को दे सके, बिल्डिंग अंदर ऑपरेशन किस तरह से होंगे। फिर मेंटेनेंस आ जाती है, ऑन गोइंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर जो है, जब बिल्डिंग मुकम्मल हो जाती है तो मेंटेनेंस और ऑन गोइंग मेंटेनेंस क्या क्या होगी, किस तरह की रिपेयर होगी, वो सारी आ जाती है। 5 फिर रेनोवेशन आ जाती है, ठीक है, अपडेटिंग द बीम मॉडल फॉर रेनोवेशन, और अगर आपने कोई रेनोवेशन करनी है, तब्दीली करनी है, तो वो भी उसके अंदर जो है बीम प्रोसेस के अंदर जो है शामिल होती है। अच्छा, अब आती है बात के जो बीम के अंदर कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, बीम एक प्रोसेस है, बीम एक टूल नहीं है, ठीक है, बीम एक प्रोसेस है, और प्रोसेस के उस प्रोसेस को अकम्पलिश करने के लिए, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल होती हैं। जैसे सबसे पहला अगर देखा जाए तो ऑटोडेस्क का रेविट टूल है जो बीम के प्रोसेस को अकम्पलिश करता है। फिर उसके बाद दूसरा देखा जाए तो ग्राफिसॉफ्ट का आर्चिकैड है, ठीक है, और तीसरा देखा जाए तो ट्रिम्बल का नेविस वर्क है। चौथा देखी जाए तो बेंटली सिस्टम का माइक्रो स्टेशन है। पांचवा देखा जाए तो डिसॉल्ट सिस्टम का कैशिया है, ठीक है। छठा देखा जाए तो वेक्टर वर्क्स है। सातवां देखा जाए तो स्केचअप है, और आठ आपका सॉलिबरी भी है। तो ये वो टूल्स होते हैं जो बीम के प्रोसेस को अकम्पलिश करते हैं, और इन टूल्स के बगैर आप बीम के प्रोसेस को अकम्पलिश नहीं कर सकते। अच्छा, बीम डिसिप्लिन्स क्या होती हैं, यानी कौन कौन से इंजीनियर्स होते हैं या कौन कौन से डिसिप्लिन लोग होते हैं जो इसके अंदर काम कर सकते हैं। जैसे आर्किटेक्चर इंजीनियर होगा तो वो ज़ाहिर है बीम के ऊपर काम करेगा, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर इंजीनियर हो गया तो वो इसके ऊपर काम करेगा। थ्री, अगर मैकेनिकल इंजीनियर हो गया तो वो उस पर काम करेगा। चौथा, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होगा तो वो काम कर सकता है। पांचवा, अगर प्लम्बिंग एंड फायर प्रोटेक्शन इंजीनियर है तो वो उस पर काम कर सकती हैं। छठा जो है सिविल इंजीनियर है तो सिविल इंजीनियर इस पर काम कर सकती हैं। सातवां लैंडस्केप आर्किटेक्चर है, और आठवां इंटीरियर डिज़ाइन है। तो ये सारे डिसिप्लिन के लोग ना इसके ऊपर जो है काम करते हैं। उसके बाद ना बीम के फाइल फॉर्मेट्स क्या होती हैं, ठीक है। जैसे IFC है, इंडस्ट्री फाउंडेशन क्लासेस है। IFC का ओपन फॉर्मेट होता है, ठीक है, ओपन रिसोर्स फॉर्मेट होता है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि ये किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर आप इस फॉर्मेट को खोल सकते हैं, और जो मॉडल होता है आपका बीम का उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका रेबिट होता है, तो रेबिट की फाइल जो RBT होती है, और सिर्फ रेबिट ही उसको खोल सकता है, और सॉफ्टवेयर इसको नहीं खोल सकते, ठीक है। फिर उसके बाद ऑटोकैड होती है। ऑटोकैड क्योंकि एक बेसिक सॉफ्टवेयर
कंपेयर है BIM का और जो ट्रेडिशनल नॉर्मल मेथड का, ठीक है। तो उसके जो फाइल फॉर्मेट होती है वो DWG होती है। उसके बाद चौथा देखना DS डाटा एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट होता है, ये भी ऑटोकैड का एक फॉर्मेट है। और इसके अंदर अगर ऑटोकैड का फॉर्मेट आपने जनरेट किया हो तो ये भी ऑटोकैड के अंदर आप एक ड्राइंग की सूरत में। पांचवा है PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। आप जो है PDF को भी, तो ये वो बेसिक फॉर्मेट्स हैं जो किसी भी क्लाइंट को ज़रूरत पड़ती है जब वो आपसे काम करवा रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी फॉर्मेट होते हैं लेकिन ये ज़रूरी फॉर्मेट है जिसकी आपकी क्लाइंट को रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, बिम के प्रोसेस को मेजर करने के लिए ना दुनिया के अंदर दो स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। तो एक आपका इंग्लिश ब्रिटिश स्टैंडर्ड है और दूसरा आपका जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड है, ठीक है। और एक आपका ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी है, यानी तकरीबन तीन हो जाती हैं। ISO 19650 ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है। फिर PS 1192-2 ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स हैं। फिर NBIMS, ठीक है, ये US स्टैंडर्ड्स हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट जो है किन स्टैंडर्ड्स को लेके जो है चल रहा है, तो फिर उसी स्टैंडर्ड्स को हम देखते हुए उसको सारे प्रोजेक्ट को करते हैं। अब चैलेंजेस क्या आती हैं जब आप बिम के अंदर काम कर रहे हो, चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन सॉफ्टवेयर एंड ट्रेनिंग, यानी आपकी शुरू में जो काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट हो जाती है जिसमें आपको लोगों को ट्रेन भी करना होता है और आपके सॉफ्टवेयर भी आपने ख़रीदने होते हैं जो BIM के लिए जो सूटेबल हैं। उसके बाद डाटा मैनेजमेंट हो जाती है, इंटीग्रेशन हो जाती है, डाटा को मैनेज कैसे किया जाएगा, उसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए, वो चीज़ होगी। तीसरा, कोलैबोरेशन के लिए आपको फर्स्ट को टूल की ज़रूरत पड़ती है, कोलैबोरेशन कैसे होगी या कम्युनिकेशन कैसे होगी, ठीक है, उसको भी आपको देखना होता है। चौथा, स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी, और स्टैंडर्डाइजेशन और स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, इंटरऑपरेबिलिटी क्या होगी आपकी, वो भी आपको जो है चेक करना होता है। पांचवा, सिक्योर, यानी जो डाटा आपके पास है, जो क्लाइंट ने आपको डाटा दिया उसको सिक्योर भी आपने करना होता है। तो उसकी सिक्योरिटी के लिए आप कौन कौन से टूल इस्तेमाल करेंगे उसको भी आपने। अब भी फ्यूचर ऑफ बीम, अब बीम में अगर देखें तो बीम का जो फ्यूचर क्या होगा, देखें इसका फ्यूचर ये है कि इसमें इंक्रीज अडॉप्टेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, यानी इसके स्टैंडर्ड बेहतर हो सकते हैं, अडॉप्टेशन इसकी बेहतर हो सकती है। इसके बाद इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है, इंटरनेट ऑन थिंग्स आ जाते हैं, वर्चुअल रियलिटी आ जाती है, उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, ये जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। उसके बाद इम्प्रूव डाटा एनालिटिक एंड परफॉर्मेंस सिमुलेशन, ठीक है, जो डाटा आप इम्प्रूव कर रहे हैं बेहतर है, उसकी परफॉर्मेंस सिमुलेशन जो है उसको बेहतर बनाया जा सकता है। इन्हांस कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, जो है कोलैबोरेशन को या कम्युनिकेशन को उसको बेहतर बनाया जा सकता है। एक्सपेंडेड यूज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा उसको भी बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये थी कुछ बातें जो बेसिकली बिम को डिफाइन कर रही थी और बिम के बारे में आपको बता रही थी। एक आइडिया क्रिएट करना था मैंने, ताकि जब मैं रेविट शुरू करूं तो आपको पूरा जो है बिम का आइडिया हो, क्योंकि रेविट एक बिम का टूल है, ठीक है। बिम एक प्रोसेस है, रेविट एक टूल है और रेविट बिम को अकम्प्लिश करता है, ठीक है। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि आपकी फाउंडेशन या एक आपकी ना बुनियाद बन जाए अच्छी सी, ताकि आप जब आगे चलें तो आपके अंदर कोई अबहम ना रहे या आपके अंदर माइंड के अंदर कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।